वार्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। एक बहुत जनरल क्वेश्चन है कि कोविड 19 के टाइम पे स्टॉक प्राइसेस इतने राइज कैसे कर गए। तो एक स्टॉक की वैल्यू तब बढ़ती है जब स्टॉक की डिमांड मार्केट में बढ़ती है। एंड स्टॉक की डिमांड तब बढ़ती है जब जिस कंपनी का वो स्टॉक है वो कंपनी मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसका अच्छा प्रदर्शन उसके प्रॉफिट से नापा जाता है। अब कोविड 19 के टाइम पे टोटल रिस्ट्रिक्शंस थी, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स नहीं हो पा रही थी अच्छे ढंग से। तो फिर भी स्टॉक प्राइसेस कैसे राइज कर गए? क्योंकि लोग उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट डूबे ना, उनके पैसे बढ़े ही बढ़े। तो कोविड के टाइम पे जो स्टॉक प्राइसेस बढ़े उसमें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एंड गवर्नमेंट ने एक नई टेक्निक का अडॉप्ट किया जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट के पास अपनी कंट्री को रन करने के लिए जो पैसा आता है उसके क्या क्या मेथड है। सबसे पहला है पब्लिक। पब्लिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जनरल पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशंस। जनरल पब्लिक मतलब हम आम लोग। अब हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? बाय द मींस ऑफ टैक्सेस, बोथ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन इंस्टीट्यूशंस, सरकार लोन लेती है जनरल बैंक से, जैसे प्राइवेट बैंक हो गए HDFC, SBI, या गवर्नमेंट बैंक्स में इंक्लूडेड होते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो कि हमारी टोटली इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंड करता है। देन प्रिंटिंग ऑफ मनी, ये गवर्नमेंट के हाथ में। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये मेथड कैसे फेल हो जाते हैं। अब कोविड के टाइम पे टोटल रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, लोग कमोडिटीज बाय नहीं कर पा रहे थे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस हो गए। जब लोग प्रॉफिट कम होगा, जब कंपनीज का प्रॉफिट कम होगा तो वो डायरेक्ट टैक्सेस कम दे पाएंगी। तो इसलिए ये जो पॉइंट है भी हमारा आउट हो जाता है। देन इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स। कोविड जो है ये पैंडेमिक था, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम थी, तो हर कंट्री की डिमांड बढ़ गई। सभी कंट्रीज ने अपनी अपनी गवर्नमेंट में रन करना था। तो बैंक्स, वर्ल्ड बैंक, इनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। यहां से लेते तो बहुत बड़े डेप्ट में चल जाते। फिर आ गया हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब इंटरनेशनल ट्रेड तो हो नहीं रही थी बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो ये बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाते अगर यहाँ से है ज़्यादा पैसा निकाला जाता है। तो ये भी पॉइंट हमारा आउट हो जाता है। देन प्रिंटिंग ऑफ मनी, ये लोगों का एक बहुत मिसकंसेप्ट है कि गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों नहीं छाप देती कि इतना पैसा प्रिंट कर दे कि कोई मतलब पूरे देश की गरीबी खत्म हो जाए। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वही समझते हैं कि ये जो प्रिंटिंग ऑफ मनी है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लीड कर सकता है, एंड वो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। लोग इन्फ्लेशन से ही परेशान है क्योंकि इससे जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। 2008 में द ग्रेट रिसेशन आया था, जिम्बाब्वे ने उससे टैकल करने के लिए इस मेथड को अडॉप्ट किया था। उसके चलते ही वहां पे इन्फ्लेशन रेट 79.6 बिलियन% हो गया था। 79.6 बिलियन%। ठीक है, इट्स अ ह्यूज नंबर। तो ये पॉइंट भी हमारा आउट हो जाता है। अब जनरली क्या है, जो मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे उस पे ये बताया गया था कि स्टॉक प्राइसेस बढ़ने के पीछे इंक्रीज्ड ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग है वो इंक्रीज हो गई थी कोविड के टाइम पे। क्यों? क्योंकि लोग घर पे बैठे थे तो वो बैठे बैठे पैसा लगा रहे थे। लेकिन बिलीव मी, जो इंडिया की पॉपुलेशन ले लें तो मोस्टली मिडल या लोअर मिडिल क्लास है। मैक्सिमम 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इसमें ट्रेडिंग करेगी, इससे ऊपर नहीं। एंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को चलाती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में बातें करती हैं। ये जो नॉर्मल लोग ट्रेडिंग करते हैं दीज आर जस्ट चिल्लर्स। इसमें हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, 0.2%, 0.3%, 0.00 में मे बी, लेकिन इतना इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये हाँ थोड़ा सा कुछ हद तक रीजन माना जा सकता है, बट इट्स नॉट द टोटल रीजन फॉर द राइज इन स्टॉक प्राइसेस एट दैट टाइम। अब जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअल रीजन है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसने जो किया है, इन्होंने पीपल की जो परसेप्शन है ना उसे चेंज कर दिया है। मतलब एक तरह से बस बताया गया है कि हमारी वेल्थ बढ़ी है। वो किस तरह, आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री में जाएं। तो सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है इसका यूज किया था जापान ने।
डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। डिफ्लेशन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे जितने ही मैंने वर्ड्स लिखे हैं इन सबको बहुत एलेबोरेट किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में समराइज करना इट्स टफ थिंग। तो 1990s में इसका यूज किया था। अब जिस तरह ग्लोबल रिसेशन से उभरने के लिए जिम्बाब्वे ने प्रिंटिंग मनी का ऑप्शन चूज किया, वहीं पे टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड यूके एंड यूएस, इन्होंने 2008 के क्राइसिस को टैकल करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग का मेथड किया था एंड सक्सेसफुल हुए थे ये अपने इस प्रोग्राम में। अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग पे। एक्चुअली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे इस टॉपिक पे पूरा ग्रंथ लिखा गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ी मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ ताकि जिससे आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में स्टॉक प्राइसेस क्यों बढ़े थे। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो सबसे पहले बॉन्ड्स एंड फंड्स खरीदती है, स्टॉक्स खरीदती है, ठीक है, वेरियस मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस से। जैसे कि हम एक बैंक की एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक है HDFC या SBI। तो गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या किया, HDFC एंड SBI के बॉन्ड्स और स्टॉक्स, ठीक है, गवर्नमेंट खरीद लेती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन इंस्टीट्यूशंस को पैसे दे रही है। अब ये कंसेप्ट आता है कि हमने तो बोला था कि प्रिंटिंग मनी इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो फिर पैसे कैसे दिए, एक्चुअली में दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये थ्रू सम बॉन्ड्स, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स एक बताया जाता है कि हाँ हमने आपको पैसे दे दिए, आप इतने हमें स्टॉक्स दे दीजिए। अब ये पैसे अरेंज कहां से होते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR, ये सारे इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, ठीक है। इससे क्या है कि मोटे मोटे टर्म में मैं आपको बता दूं, इससे क्या है कि जैसे जो भी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं उसकी कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास रखता है एंड कुछ परसेंटेज RBI के पास देता है। तो उसी की परसेंटेज में से जो ये RBI है ये बैंक से बॉन्ड्स खरीद लेता है उन्हीं परसेंटेज की बेसिस पे। लेकिन अभी भी एक्चुअल मनी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। अभी हम कहते हैं कि स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई, हमारी वेल्थ इंक्रीज हो गई, लेकिन जब तक हम उस स्टॉक को बेच के उस पैसे को निकालेंगे नहीं तब तक वो वैल्यू हमारे पास इंक्रीज नहीं हुई है। क्योंकि स्टॉक की प्राइस की वैल्यू आज बढ़ रही है, मे बी कल कम हो जाए या कल और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो जब तक पैसा आपके पास नहीं है तब तक उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी ट्रू वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इन्हीं के थ्रू गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मनी क्रिएट करती है एंड इनसे बॉन्ड्स खरीद लेती है। तो इनके पास क्या है, मनी ज्यादा हो गई। अब ये क्या है, ये लोन आउट कर सकते हैं एट लोअर इंटरेस्ट रेट। जब HDFC या SBI बैंक के पास मनी ज्यादा हो गई, मनी इंक्रीज्ड, तो इन्होंने लोन आउट कर दिया इसको, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, जब इसे लोन आउट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी क्योंकि लोग कम रेट पे लोन लेना पसंद करते हैं। अभी हमने देखा होगा कि लास्ट 2 to 3 इयर्स में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स बने हैं। इसके पीछे ये भी एक रीजन है एंड क्योंकि गवर्नमेंट ने और लोन स्कीम्स दी थी जो कि लो इंटरेस्ट रेट पे देती थी, जैसे कि मुद्रा योजना, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन, रोजगार योजना। आल्सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, इन्होंने भी फंडिंग की। शार्क टैंक इंडिया हमने देखा, उन्होंने भी फंडिंग की। तो इस तरह जो स्टार्टअप्स है या इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें एक बूस्ट मिला, ठीक है। अब ये सब चीजें स्टॉक प्राइसेस से कैसे रिलेट करती है मैं आपको वो बताता हूं। कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने देखा कि जब कोविड खत्म होगा तो हम कैसे अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखें, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम को कभी ना कभी एंड होना ही है। तो जस्ट गवर्नमेंट उसका वेट कर रही थी। तो कोविड के टाइम ने जब इन्होंने इनकी स्टॉक्स खरीदे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट थाउजेंड्स ऑफ करोड़, लैक्स ऑफ करोड़ में बिजनेस करती है, तो इनकी वैल्यू बढ़ गई। जब इनकी वैल्यू बढ़ गई तो इनके साथ जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरह जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ा, लोगों ने जो ऑलरेडी स्टॉक्स में पैसे लगाए थे उनकी वेल्थ बढ़ी। तो लोगों के अंदर एक जस्ट परसेप्शन आ गई, जिस परसेप्शन की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। जैसे कि जिन लोगों ने मनी हाइस्ट नाम की एक वेब सीरीज देखी होगी, उन्होंने देखा होगा कि चोर तो लास्ट में सारा सोना ले जाते हैं,
लेकिन फिर भी उस देश की इकोनॉमी कैसे चलती है? क्योंकि सोना क्या है, जस्ट वो एक बॉन्ड है, वो भी एक टाइप का, जो हम नोट्स, करेंसी नोट्स यूज करते हैं कि इस नोट्स के बदले इतना सोना आपका हमारे गवर्नमेंट के पास सेफ पड़ा है। लेकिन अब आज के टाइम में ऐसा गया है कि जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू ज्यादा हो गई है, क्योंकि कोई रेडी नहीं है पैसे को सोने को लेने के लिए नोट्स के बदले में। तो सेम चीज यहाँ हुई, लोगों की परसेप्शन बढ़ गई कि उनकी वेल्थ बढ़ गई है। एंड स्टॉक्स में ऐसा नहीं है कि हम अभी मतलब कि आज स्टॉक बेचा और कल हमें पैसे मिल गए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, जो चिल्लर्स में करते हैं डील, जैसे कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, मे बी आपने 1 लाख लगाया है तो कल आपकी वैल्यू 1,30,000 हो गई, तो आप कल सेंड करो तो 3 दिन में आपको सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब आप थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में बातें करते हैं तो इट्स नॉट दैट इजी कि आज स्टॉक लिए और कल बेच दिए। आप स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, आप कंपनी के एक ट्रू शेयर होल्डर बनते हैं, तभी अंबानी या अडानी आपको साथ बैठा के चाय पिलाएंगे। ठीक है? तो इसी तरह जो स्टॉक्स हैं वो उस टाइम पे ओवर वैल्यूड हो गए। क्यों ओवर वैल्यू क्या होता है? मतलब कि ओवर वैल्यू वो चीज है कि जैसे जिस स्टॉक की जो वैल्यू है उसके पैरेलली प्रोडक्ट्स की सेल नहीं हो पा रही है। ठीक है? लेकिन फिर भी स्टॉक्स की ओवर वैल्यूएशन हो जाती है, क्योंकि लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि आज नहीं तो कल इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि हमने पैसा लगाया और इसकी वैल्यू बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो दिस इज द रीजन कि व्हाई स्टॉक्स गॉट overvalued during the COVID period. Actually, it was a positive manipulation by the government. ठीक है? अब जब कोविड खत्म होना था तो करेक्शन लगनी थी, क्योंकि एक्चुअली लोगों ने सेल परचेस शुरू हो जानी थी। तो इससे क्या था, मार्केट क्रैश होने का बहुत बड़ा खतरा था। मार्केट क्रैश नहीं हुए इसलिए उन्होंने करेक्शन लगाने के लिए ऑलरेडी इन चीजों पे फोकस किया, इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है? जैसे कि ये बहुत सारी योजनाएं सरकार की या बैंक्स का जो लो इंटरेस्ट थे, ठीक है, तो इस पे उन्होंने दिए ताकि जो मार्केट है हमारी वो स्टेबल रहे। जैसे मार्केट स्टेबल होती है तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट क्या करती है, इन सारे बॉन्ड्स को, स्टॉक्स को जो पहले उन्होंने खरीदे हैं HDFC, SBI या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, उनको बेचती है और जो वापिस पैसा आता है उसे पोजेस करके रख लेती है, स्टेरलाइज कर देती है कैश को। तो इस तरह क्या है कि प्रिंटिंग मनी की तरह ना ही एक्चुअली मनी बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहती है। तो अब आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, क्वांटिटेटिव ईजिंग है वो जस्ट पीपल की परसेप्शन बढ़ा देती है कि स्टॉक प्राइसेस बढ़ गए हैं। ठीक है? तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।